सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है फर्स्ट सेमेस्टर की? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सारे विषयों को पढ़ रहे होंगे। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया भी है, वो भी हैंड रिटन नोट्स में। ये आप सभी लोगों को पता है कि टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर आपको सारे विषयों के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जो आपको बहुत बहुत काम आते हैं। पिछले ईयर्स में जिन भी प्रशिक्षुओं ने हमसे पढ़ा है, यानी कि हमारे वीडियोस को देखा है, उन सभी के रिजल्ट्स भी बहुत बहुत अच्छे आए हैं। ये भी आप लोगों को पता है। जिस तरीके से टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल आप लोगों के लिए मेहनत करता आया है शुरू से, वैसे अभी भी करेगा ताकि आप लोगों का भी एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आए। दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है आप लोग के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जो कि आपका 50 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर में 25 नंबर से ऊपर लाना ही अनिवार्य होता है, क्योंकि 25 से कम आने पर आपका इस विषय में बैक लग जाएगा। इसीलिए आप लोगों को हमेशा टारगेट दिमाग में बनाना है कि 45, 46, 47 ऐसे नंबर आए, 48 इस तरीके के नंबर आए इस सब्जेक्ट में, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? दोस्तों, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो ये चौथी अवस्था है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? दोस्तों, मैंने आप लोगों को खोलर का सिद्धांत बताया है, और ये जो सीखने का संपूर्ण परिस्थिति का सिद्धांत होता है, इसको आप बहुत आसानी समझिए। इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण मतलब पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा। तो पूर्ण से अंश की ओर, जैसे कि हम पूर्ण से अंश की ओर सूत्र क्या है? पूर्ण से अंश की ओर होने का मतलब है कि जैसे हम किसी बच्चे को पेड़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कोई भी पेड़ है, चाहे वो आम का पेड़ हो, नींबू का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, सबसे पहले हमने क्या किया? उस बच्चे को उस पेड़ को दिखा दिया। अब बच्चे ने पहले पूरा पेड़ देख लिया, अब उस पेड़ की टहनियों के बारे में आप बात करोगे, उसके पत्तों के बारे में आप बात करोगे, उसके फल के बारे में आप बात करोगे बच्चे से। तो पहले आपने क्या किया? बच्चे को पूरा पौधा दिखा दिया, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में आप बात कर रहे हो। तो यही है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो वो है गेस्टाल्ट सिद्धांत। और गेस्टाल्टवादी कौन है? कॉलर, कोप्फा और वर्दीमर। और कॉलर ने प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी पर। उसका नाम क्या था? सुल्तान था। और ये प्रयोग जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ा है, मैंने क्लास में पढ़ाया है, उन प्रशिक्षुओं को लगभग याद होगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत आसान भाषा में मैंने आपको सारे के सारे सिद्धांत सीखने के बताए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, ये जो आप लोग के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज है, इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी। यहाँ पर आज आपको पहला पार्ट मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट का हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और बहुविकल्पी क्वेश्चंस में राजन सीरीज के अलावा पवन सीरीज को भी सॉल्व कराया है, जो आपके लिए पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहोगे तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और सारे के सारे वीडियोस को अगर आप देख लोगे तो आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपी टेट के लिए भी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये सिगमंड फ्रायड है। बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और यहाँ पर भी देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो, ये ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन से पिछले ईयर्स में। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है तर्क। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। ऐसे कौन से अभिप्रेरक हैं जो बच्चा जन्म से ही उसके अंदर होते हैं? तो इसमें देखिए जन्मजात प्रेरक है भूख, प्यास, नींद, इसके अलावा होमियोस्टेटिस, तापक्रम का नियमन, मात्रिक व्यवहार, काम, पलायन, युयुत्सा, जिज्ञासा, क्रीड़ा तथा हास विनोद। ये सब क्या है?
जन्मजात अभिप्रेरक है। भूख, प्यास, नींद, अगर इतना भी आपको याद है तो भी ये 1 नंबर का ही तो क्वेश्चन है, इसमें कोई कितना काट लेगा, तो इतने भी याद है तो भी चलेगा, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 2015 में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है तो वो कहलाता है मध्यांक। क्या कहलाता है? मध्यांक कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण यानी कि कोई चीज आपको याद हो रही है या कोई चीज आपने करके फिर छोड़ दिया, फिर आपने याद किया तो आपको याद आ गई, तो ये होता है स्मृति यानी कि मेमोरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वे कहलाते हैं। तो वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि आपने खुद से मेहनत की तो आपने कोई मुकाम हासिल किया अपने जीवन में, आप शिक्षक बन गए, आप टीचर, आप जो भी बने अपने व्यक्तिगत यानी कि अपने खुद के प्रयासों से बने, तो वह व्यक्तिगत अभिप्रेरक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य होता है वह क्या कहलाती है? वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य होता है वो होती है प्रेरणा। किसी बच्चे के अंदर इतनी अभिप्रेरणा है कि मुझे इस साल जॉब लेनी ही लेनी है तो वो बच्चा सुबह 4 बजे ही उठ करके पढ़ना शुरू कर देगा। और एक बच्चा है जिसको लेनी तो है जॉब लेकिन उसके अंदर प्रेरणा नहीं है सुबह उठने की, तो वह सुबह 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे भी उठेगा। तो अभिप्रेरणा की ही कमी होती है। जिसकी अभिप्रेरणा तेज होती है वह व्यक्ति अपने काम में भी क्या होता है? तेज होता है। तो ये देखिए 15 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन कौन सी मानी जाती है? तो जो बाल्यावस्था की अवधि है वो मुख्य रूप से 6 से लेकर के 12 वर्ष मानी जाती है। तो याद रखिएगा आप लोग बाल्यावस्था। और अगर आपसे पूछता है शैशवावस्था तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। और शिक्षाविदों ने इसे क्या कहा? प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा। अगर एग्जाम में पूछता है कि किस अवस्था को विद्यालय की आयु कहा जाता है तो बाल्यावस्था को कहा जाता है और इसी अवस्था से बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखिए यही क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछा था। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो देखिए यहाँ पर संवेदीय पेशी अवस्था जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है, और इसके बाद भी 2 अवस्थाएं हैं आपको पता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनको भी मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पर 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो ये सब प्रभावित करते हैं अधिगम को यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? या अधिगम मतलब सीखना होता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, ये सब निर्भर करते हैं अधिगम पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। पॉलो द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी। पॉलो ने जो प्रयोग किया था उसमें क्या हुआ था? पहले घंटी बजती थी और फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो पॉलो द्वारा प्रयोग के संदर्भ के अंत में अनुकरण होना पाया गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। 4 बार पूछा जा चुका है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। और आप देखिए 17 में भी ये पूछा गया, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। CAT का निर्माण किसने किया? तो CAT परीक्षण यानी कि कैट परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो लियोपोल्ड बैलक ने किया था 1948 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है। सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता है सीखने के 3 मुख्य नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और वो कौन कौन से नियम थे सीखने के? सबसे पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो ये तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, सीखने के मुख्य नियम है। इसके अलावा 5 गौड़ नियम भी दिए थे थॉर्नडाइक ने, और ये सब मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। पूरी की पूरी पवन सीरीज, पूरी की पूरी राजन सीरीज हमने सॉल्व करवा दी है ताकि आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अवर्गीकृत अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो m = n+1/2th पदमा, m = n+1/2th पद, तो ये सूत्र होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों
लोगों समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो वह व्यक्ति होता है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का या बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, जो दूसरों के बारे में भी सोचता है, समाज के लोगों के बारे में सोचता है, समाज की प्रगति के बारे में सोचता है। तो ऐसा व्यक्ति बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो यह है एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? तो सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एक मत है, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। यानी कि 25 वर्ष तक बालक की बात की गई है, बालिका की बात नहीं की है। तो यहाँ पर देखिए 25 वर्ष तक मानी जाती है कि लगभग 25 वर्ष तक भी आयु बढ़ती है, लेकिन जो लंबाई है, हाइट है लड़कों की बढ़ती है, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, टीएटी का संबंध किससे है? तो टेट परीक्षण यानी कि थीमेटिक अपेरेंट टेस्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है। और टेट परीक्षण किसने किया था? मार्गन एवं मरे ने किया था, जो कि 2021 के यूपी टेट में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारी मेमोरी है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो हमने जो कुछ भी पूर्व में सीखा होता है, जैसे हमने जो चीजें, अगर हम क्लास 10th में पहुंच गए हैं तो हमने जो चीजें क्लास 5th 6th 7th 8th में 9th में सीखी हैं, तो वही सारा ज्ञान तो हमें 10th में सीखने में मदद करेगा। अगर हमने 10th में चले गए और हमें सारी चीजें भूल गई जो हमने पहले पढ़ा था, तो क्या 10th की चीजें हमें समझ में आएंगी? तो नहीं समझ में आएंगी। तो इसीलिए स्मृति यानी कि मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? पूर्व अनुभव को संजो कर रखना। जो हमने पहले सीखा है उसको हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में उसको संभाल के रखते हैं और समय आने पर याद दिलाना ही क्या होता है? स्मृति का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? तो सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। फ्राइड के अनुसार हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने दुखद अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सृजनात्मकता से क्या आशय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और देखिए 2017 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। मौलिकता मुक्त साहचर्य है। सृजनात्मकता में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन हो। यानी कि कुछ आपने कुछ क्रिएटिव किया है, चाहे आपने कुछ ऐसी ड्राइंग बनाई है जो पहले इस तरीके से किसी ने ना बनाई हो, या कुछ आपने उसमें डिफरेंट किया हो, या कुछ डिफरेंट वे में आप गाते हो, कुछ डिफरेंट वे में आप कहानियां कहते हो या कविताएं कहते हो, तो ये क्या होता है? सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। दोस्तों मन के अनुसार यहाँ पर देखिए क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संघटकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्तित्व की परिभाषा, और व्यक्तित्व के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही है, बहुत कुछ पढ़ाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, रोडसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो हरमन रोडसा ने रोडसा परीक्षण किया था 1960। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? दोस्तों जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हो तब मध्यमान का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो कॉर्नर के अनुसार मध्यांक समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी उससे छोटे होते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? दोस्तों जन्म के समय शिशुओं के भीतर 3 संवेग पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया, तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब होता है वह व्यक्ति जो आत्मचिंतन बहुत अधिक करता है, अपने में ही खोया रहता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है, उसे बहुत अधिक सामाजिकता नहीं पसंद होती, यानी कि वह लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, कहीं आना जाना पसंद नहीं करता, उसे खुद में रहना यानी कि खुद के साथ रहना, खुद से बातें करना उसे ज्यादा बेहतर लगता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को हम अंतर्मुखी
अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से लेकर के 110 तक होती है। यहाँ पर 109 दिया है, ये भी सही है। 90 से लेकर के 110 या 90 से लेकर के 109 तक 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ये मैंने अभी आपको इसका आंसर भी बता दिया है। टेट परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो टेट परीक्षण का निर्माण किया था मरे एवं मार्गन ने, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीटेट में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के शब्दों में नवीन ज्ञान व प्रक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। तो बच्चों का भाषा विकास यानी कि बच्चे जो शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, उसमें कब अवरोध आता है, यानी कि वह सही से बोल नहीं पाते या बोलना सीख नहीं पाते या भाषा को सही से सीख नहीं पाते, उसके रीजन क्या है? 2। तो पहला है ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाना। इसके अलावा बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन आ जाता है, यानी कि बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा है, उसके जीभ में कोई प्रॉब्लम है, दांतों में कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो शैशवावस्था की आयु जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 40 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? तो सीखने के 3 नियम इन्होंने बताए हैं, मुख्य 3 नियम। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके अलावा 5 गौड़ नियम भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो जब बच्चा पैदा होता है तो भूख, प्यास, नींद, ये तीनों चीजें उसको पहले से ही पता होती हैं। यह क्या है? जन्मजात अभिप्रेरणा है। लेकिन जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, वो व्यक्ति अपने काम से अर्जित करता है। अगर आपने कुछ अच्छा किया अपने जीवन में, तभी आपको प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा, सभी को थोड़े मिलता है ये चीज। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, इसको हम अर्न करते हैं। तो ये यहाँ पर प्रतिष्ठा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? आपने कोई चीज सीखी है पास्ट में और आप उसको अब याद करना चाह रहे हो, लेकिन वो आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से ये हो गया विस्मृति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? बहुत आसान है, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलांक कहलाती है, बहुलक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना क्या कहलाता है? तो परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना कल्पना कहलाता है। परोक्ष का मतलब यह है कि क्लास में बैठे हुए अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, या हम कहीं पिकनिक पर जाएंगे उस जगह के बारे में सोच रहे हैं, तो चिंतन करना यानी कि परोक्ष, जो वस्तु हमें साक्षात दिखाई नहीं दे रही है उसके विषय में भी हम सोच रहे हैं, तो ये होती है कल्पना। क्वेश्चन नंबर 45 है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आप लोगों को पता है कितने होते हैं, 46 होते हैं। बालक के केंद्रक में कितने सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए अथवा सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो सीखने के स्थानांतरण से आशय है किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा है, तो वह साइकिल चलाना सीखना आपका स्कूटी चलाने सीखने में या गाड़ी चलाने सीखने में या फिर ये कहें बाइक चलाने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो पहले जो ज्ञान सीखा या जो भी चीज आपने सीखी है उसका प्रयोग आप दूसरी जगह कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? सीखने का स्थानांतरण हो गया। जैसे कि आपने गणित विषय को सीखा है, गणित के जो फॉर्मूले हैं उनको सीखा है, आपने अंकों को जोड़ घटाना गुणा भाग सारी प्रक्रियाएं सीखी हैं, तो इन अंकों का प्रयोग करके या इन्हीं संक्रियाओं का प्रयोग करके आप जो फिजिक्स के सवाल है, जो भौतिक विज्ञान के सवाल हैं, उनको भी हल कर ले रहे हो। यानी कि जो आपने गणित विषय में सीखा है वो आप भौतिक विज्ञान विषय में प्रयोग कर रहे हो। तो इस तरीके से एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह पर आपको काम आ रहा है, तो यही होता है सीखने का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 47 है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है कहलाता है। तो ये कहलाता है परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? तो व्यक्तिक परीक्षण किसी एक व्यक्ति का होता है, व्यक्तिगत रूप से केवल एक समय में एक ही व्यक्ति का होता है, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें समूह में 5 लोग 10 लोग एक साथ समूह में एक साथ उनका जो परीक्षण है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 49
59 है, पाओलो ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो पाओलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीजों को सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तत्परता के नियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 51 है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत गुणों में से एक व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना कहलाता है। तो ये कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 52 है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोनों में भी परिवर्तन आता है जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से भी परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास के जो सिद्धांत है उनका शैक्षिक महत्व क्या है? तो बाल विकास के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता है। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करती है। जैसे कि जब बच्चा शैशवावस्था में है तब उसका विकास किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से उसका भाषा विकास हो रहा है, किस तरीके से उसकी लंबाई बढ़ रही है और क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। बाल्यावस्था में जब आता है तो क्या चेंज आता है, शैशवावस्था में होता है तो क्या चेंज होते हैं, बाल्यावस्था में आता है तो क्या चेंज होते हैं, किशोरावस्था में जाता है तो क्या चेंजेस होते हैं। ये सारी चीजें मायने रखती हैं। जबकि प्रक्रिया सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं लिखिए। तो बाल्यावस्था में बालक की जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो प्रौढ़ होने लगती है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। क्वेश्चन इसके बाद देखिए यहाँ पर, बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि अब उसे अपनी जो दुनिया है इस दुनिया के बारे में उसे जानने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, बालक के विकास में संचार माध्यम से दो लाभ लिखिए। तो बालक के ज्ञान का विकास होता है, बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी की विधि बताइए। तो अधिगम की सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र आप सभी को पता है, IQ यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस तरीके से ये जो है ये क्या है, फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि का। क्वेश्चन नंबर 60 है, बालक में 20 स्मृति कम करने की कोई दो उपाय बताइए। तो कैसे हम उसकी 20 स्मृति को कम कर सकते हैं, यानी कि जो भूलने की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो किसी वस्तु को स्मरण करने में पूर्ण ध्यान होना चाहिए और स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का राजन सीरीज का। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उन सभी को आप देखेंगे भी। सभी विषयों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करें। आपको वीडियो कैसा लगता है, आपको किन किन विषयों पर और वीडियोस चाहिए और आपको क्या चीज और आपको एक्स्ट्रा चाहिए आप बताओगे तभी हम आपके लिए और वीडियोस ला पाएंगे। तो चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।